हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, अभी हम 102 अप्लाइड फिज़िक्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनके सीरीज़ में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो सीरीज़ जो है इसमें मैं 5 वीडियो पहले बना चुका हूँ, जिसमें मैंने 77 क्वेश्चन तक जो है वो कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन से आगे हम आज स्टार्ट करेंगे, जो वीडियो 6 होगा अपना इसका। तो आज जो इस वीडियो में हम 2-3 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के रहेंगे वो यूनिट 3 के रहेंगे, और बाकी आगे जो क्वेश्चन रहेंगे वो यूनिट 4 जो है हमारी गुरुत्वाकर्षण, उसके कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 जो है उस पर कंसंट्रेट करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु किसी द्रव की सतह पर ठीक तैर रही है। ठीक है, जो वस्तु है उसको अपन ने द्रव की सतह पर रखा है और वो ठीक तैर रही है। इसका मतलब बिल्कुल भी द्रव के अंदर नहीं गई है, उसकी सतह पर ही है। वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के समान है, यानी कि वस्तु का घनत्व जो तैर रही है वो और द्रव का जो घनत्व है दोनों समान है। अब वस्तु को थोड़ा सा धकेला जाता है नीचे की ओर, तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब इसको समझिए। इसमें जो सबसे बढ़िया कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हमें जो ध्यान रखना है वो क्या है कि आप कभी भी किसी भी वस्तु को अगर द्रव में रखते हैं, ठीक है, तो द्रव में रखते ही वो क्या करेगी, वो वस्तु अपने भार के बराबर उस द्रव को हटाने की कोशिश करेगी। अगर भार के बराबर द्रव जो है वो हट जाता है तब तो वो तैरेगी, और अगर नहीं हटता है तो वो उसमें डूब जाती है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब यहाँ पे जो एक इन्होंने लाइन दी है उस पर हमें ध्यान देना है, वो है कि घनत्व जो है वो बराबर है, किसका, वस्तु का और इसका। तो घनत्व बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही वस्तु को आप अंदर थोड़ा सा धकेलोगे तो क्या करेंगे, जितना उसके अंदर गया है वस्तु का भाग, उतना वहाँ से जो द्रव हट जाएगा। अब उस हटे हुए द्रव का और अंदर गई हुई अगर अपन इसका वस्तु का अगर भार देखें तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि जितना आयतन अंदर गया है उस वस्तु का उतना ही आयतन पानी का वहाँ से हटा है, और वो दोनों आयतन समान है, दोनों का घनत्व समान है, तो द्रव्यमान भी क्या होगा, समान होगा। तो समान होगा, इसका मतलब क्या है कि वस्तु तैरती रहेगी और वो ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे, जहाँ है वही, जितना अपन ने उसको अंदर धकेला वही रह जाएगी। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 79, जल में तैरती किसी नाव में स्टील की कुछ गेंदें रखी हैं। गेंदें एक एक करके जल में फेंकी जाती है तो जल स्तर। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है, इसको अच्छे से समझिए आप। अगर ये समझ जाओगे तो आपका पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको, जो लिखा उसके अकॉर्डिंग। पहले हमने एक पानी जो था उसमें नाव रखी, ठीक है, तो नाव ने अपने भार के बराबर वहाँ से पानी हटा दिया। इसका मतलब पानी का जल स्तर थोड़ा ऊपर आ गया। फिर उसके बाद में गेंदें एक एक करके, अच्छा, फिर उसके अंदर क्या है, गेंदें रखी हुई है। किसकी रखी हुई है, कुछ ठोस की गेंदें होंगी, स्टील की गेंदें होंगी। तो जैसे हमने स्टील की गेंदें नाव में और रखी, तो जैसे ही गेंदें रखेंगे तो गेंदों के भार के बराबर और पानी हटेगा। ठीक है, तो जैसे ही गेंदों के भार के बराबर पानी हटेगा तो नाव अंदर जाएगी, थोड़ी पानी में नाव अंदर जाएगी तो जल का स्तर क्या होगा, ऊपर उठेगा। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ गई है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि अब अगर मैं गेंदों को निकाल कर नाव से और पानी में डालता हूँ, तो अब समझना इसमें क्या हुआ। जब गेंदें नाव में थी तब तो क्या हुआ, गेंदों के भार के बराबर क्या हुआ, वहाँ से पानी हट गया, तो पानी ऊपर था। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं गेंद को नाव से उठा के पानी में डालता हूँ, तो जैसे ही पानी में जाएगा तो उस गेंद का जो आयतन है, गोल गेंद होगी, तो जो भी उसका 4/3 πr² से अपन निकालेंगे वो आयतन है, उसके बराबर ही पानी हटेगा। तो हटाए गए जो पानी का भार होगा, यानी कि अगर मैं एक गेंद के बराबर का पानी लूँ और एक गेंद लूँ, दोनों को तोल लूँ, तो भार किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है गेंद का ज़्यादा होगा, क्योंकि गेंद का जो घनत्व है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर वो नाव में जब पड़ी थी तब तो उसने अपने भार के बराबर पानी हटाया, और जब इसको पानी में डाला तो उसने अपने आयतन के बराबर पानी को हटाया। ठीक है, और घनत्व किसका है, गेंद का ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब नाव में पड़ी थी तब उसने पानी ज़्यादा हटाया था, बजाय कि उस गेंद को अपने पानी में डाला था उससे। ठीक है, तो पहले का हटाया गया पानी क्या था, ज़्यादा था, तो उसका मतलब उसका लेवल ज़्यादा था। जैसे ही उसको पानी में रखा तो उसका लेवल क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, उसका जो लेवल है वो गिर जाएगा, स्तर जो है वो गिर जाएगा। ठीक है, फिर है 80 क्वेश्चन कह रहा है कि एक बड़ा जहाज़ जल में तैर सकता है किंतु स्टील की बनी हुई जो सुई है वो डूब जाती है। ठीक है, ये हमें देखना है इसका कारण क्या है।
तो इसका जो कारण होता है वो सीधा सीधा होता है, अगर उस जो भी वस्तु है उसको अपन जल में रखते हैं तो अपने भार के बराबर अगर वो पानी हटा देती है, ठीक है, तब तो वो तैरेगी, वरना नहीं तैरेगी। ठीक है, तो आप इसमें देखिए शांता कोई कारण नहीं है, पृष्ठ तनाव भी कारण नहीं है, घनत्व भी कारण नहीं है, इसका मतलब इसमें से कोई भी जो है वो इसका कारण नहीं है। 81 है, पनडुब्बी का निर्माण किस सिद्धांत पर किया जाता है। ये बहुत जो है एक तरह से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो उसके सिद्धांत के आधार पर ही जो है पनडुब्बी का जो है निर्माण किया जाता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 82 है, निम्न में से किस स्थिति में नली में द्रव का प्रवाह अधिक रेखीय होगा। यानी कि प्रवाह रेखीय होने का मतलब क्या है? रेखीय होने का मतलब है कि जो किसी भी अगर अपन पॉइंट की बात करें, किसी भी जगह की बात करें, तो उससे निकलने वाला जो द्रव का कण है वो उस तरह से गति करे जैसे जो उसके पहले वाले कण का पथ हो। ठीक है, दूसरा दोनों का वेग वहाँ पे समान हो। तो इसका मतलब क्या है, एक सीधी सी रेखा में और जो धीमे गति होती है वही क्या होती है, रेखीय गति होती है ना, अधिक रेखीय गति होती है या प्रवाह होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप क्या होगा, कम त्रिज्या की नली में अधिक शान और उच्च घनत्व वाला द्रव है। कम नली की त्रिज्या होगी तो रेखीय प्रवाह होगा, लेकिन अधिक शान व उच्च घनत्व वाला बहे। तो ये आंसर क्या होगा इसका, गलत, क्योंकि घनत्व अगर उच्च होगा तो उसका प्रवाह जो होगा वो क्या होगा, रेखीय नहीं रह पाएगा ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कम त्रिज्या की नली में अधिक शान तो अधिक होना ही चाहिए। क्यों शान अधिक होना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी परतों के मध्य अगर घर्षण बल ज़्यादा होगा तो घर्षण बल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जैसे ही घर्षण बल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा स्पीडली भंवर धारा उसमें उत्पन्न नहीं होगी, वो धीरे धीरे गति करेगा। ठीक है, तो ये दोनों तो सही, कम नली की होनी चाहिए, अधिक शान होना चाहिए, लेकिन घनत्व भी उसके साथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा दूसरा इसके अंदर। फिर आगे देखिए, समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है। तो समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण क्या होता है, यहाँ फिर अपन गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में आ गए। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। ठीक है, और चंद्रमा क्या करता है कि सूरज से ज़्यादा पास है ना, सूरज तो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन चंद्रमा क्या है, थोड़ा पास है। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो क्या करता है, वो पानी को खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, चंद्रमा जो है वो क्या करता है, पृथ्वी के जो समुद्र हैं उनसे पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो उस खींचने की वजह से क्या होता है, कहीं पे ज्वार और कहीं पे जो है, जहाँ उसके अगर सामने है तो पानी को ऊपर खींचेगा तो वहाँ ज्वार आ जाएगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, 90 डिग्री के एंगल पे वहाँ आ जाता है भाटा। ठीक है, तो ये समुद्र के ऊपर उठने वाला जो ज्वार है किसी कारण से आता है, चंद्रमा व पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ठीक है, बाकी जितने भी जो उपग्रह और ग्रह हैं वो सब क्या होते हैं, दूर होते हैं पृथ्वी से, इसलिए उनके गुरुत्वाकर्षण का बल प्रभाव जो होता है वो कम होता है बजाय कि चंद्रमा के। फिर है, पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग v से वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो उपग्रह। अब देखिए, जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं हमारा कंसेप्ट ये रहता है कि पृथ्वी के चारों तरफ उपग्रह जो है किसी कक्षा में है, तो एक तो गुरुत्वाकर्षण बल है जो उसको अट्रैक्ट करता है, और वो घूमने की वजह से एक अपकेंद्रीय बल है जो उसको, या अभिकेंद्रीय बल जिसको कहते हैं mv²/r, वो क्या करता है, उस बाहर की ओर लगता है। ठीक है, तो अब उसकी वजह से वो संतुलित रहता है और अपनी कक्षा में गति करता रहता है। अब उसको जो खींचने वाला बल है, यानी कि जो रोके हुए हैं बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वो जीरो हो गया। तो जीरो होते ही क्या होगा, यानी कि जैसे आपने एक ये किया होगा, रस्सी से अपन पत्थर को बांध के अगर घुमाते हैं तो और बीच में रस्सी टूट गई, तो क्या होगा, जहाँ रस्सी टूटी वो जो पत्थर होता है उसी स्पर्श रेखीय दिशा के अंदर क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, गोलाकार गति नहीं करेगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, जैसे ही वो रस्सी, वहाँ रस्सी होती है और यहाँ क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो पकड़े हुए उपग्रह को, जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल जीरो हुआ तो जहाँ पे जीरो हुआ वहीं पे वो स्पर्श रेखीय दिशा में उपग्रह आगे की ओर गति करना स्टार्ट कर देगा। तो ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर कि कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश v वेग से गति करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 85, पृथ्वी में वायुमंडल संबंध है। वायुमंडल किसकी वजह से होता है, गुरुत्व जो है उसकी वजह से जो है वायुमंडल होता है। वो सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके
बीच गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये इसको कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल वाला नहीं है। आपके बीच में क्वेश्चन क्या है कि पहले दूरी कितनी थी, r थी, ठीक है। अब r को क्या कर दिया, 2r कर दिया, तो 2r करते ही 2r का स्क्वायर करते हैं नीचे अपन, ठीक है। 2r का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 4r, तो इसका मतलब 1/4 गुना बल बढ़ गया, तो इसका हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। दूरी क्या होती है, नीचे आती ना, तो नीचे अगर स्क्वायर करेंगे अपन तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 1/4 यानी कि 1/4 हो जाएगा पहले का, ठीक है। नेक्स्ट है 87, दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वीय बल F निर्भर नहीं करता। किन पे निर्भर नहीं करता, तो आपको पता है गुरुत्वीय बल किस पे निर्भर करता है। गुरुत्वीय बल की अगर फॉर्मूला देखते हैं तो अपन F बराबर होता है Gm1m2/r², ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है अपने पास द्रव्यमानों के योग के, तो योग तो कहीं आ ही नहीं रहा, उसमें क्या रहा द्रव्यमानों का गुणनफल, तो योग पर निर्भर नहीं करता। इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, गुणनफल पर भी निर्भर करेगा, गुरुत्वीय नियतांक जी पे भी निर्भर करेगा, और द्रव्यमानों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 88, गुरुत्वीय द्रव्यमान निम्न के समानुपाती है। अब द्रव्यमान जो है वो किसके समानुपाती है, तो आप हर एक फॉर्मूला, गुरुत्वीय क्षेत्र का फॉर्मूला देखेंगे उसके अंदर भी द्रव्यमान आता है, गुरुत्वीय बल के फॉर्मूले में भी द्रव्यमान आता है, और गुरुत्वीय तीव्रता के फॉर्मूले में भी क्या आता है द्रव्यमान आता है, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, परस्पर गुरुत्वीय आकर्षण के प्रभाव में दो समान द्रव्यमान कण त्रिज्या r के वृत्तीय पथ में गति कर रहे हैं, प्रत्येक कण की चाल होगी। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या होता है, जब भी वृत्ताकार पथ में गति करेंगे तो एक बल कौन सा लगेगा, अभिकेंद्रीय बल, जो क्या होता है mv²/r, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ कौन सा बल दे रखा है, वो दे रखा है गुरुत्वीय आकर्षी बल। तो इसको सोल्व मैंने किया है, आप देखिए उसको ये इस तरह से, ठीक है। ये वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ के अंदर क्या है, दो पिंड है, दोनों का द्रव्यमान mm है। अब मैंने क्या किया, इसको व्यास के अकॉर्डिंग लिया है ना, व्यास जो है इसका उस पर लिया दोनों द्रव्यमानों को। ये दोनों पास भी तो हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर जो स्थिति बनती है, ठीक है, जिसको अपन संतुलन अवस्था कहते हैं, वो संतुलन अवस्था कब बनेगी, जब दोनों एक दूसरे के व्यास के सम्मुख होंगे, ठीक है ना, वरना संतुलन अवस्था नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये अपना डायग्राम बना। अब इस डायग्राम में इनका वेग मान लिया मैंने, दोनों का कितना है v वेग है, दोनों का द्रव्यमान m है, दोनों की जो इसकी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी हो गई r हो गई। अब इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, किसी एक पे अगर मैं निकालूंगा तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, Fg गुरुत्वीय बल बराबर होना चाहिए F सेंट्रीफ्यूगल Fc के। तो Fg क्या हो जाएगा, Gmm, बीच की दूरी कितनी है दोनों की, व्यास के बराबर, तो व्यास कितना हो गया 2r, तो 2r का स्क्वायर बराबर mv²/r, ये हो गया अपना सेंट्रीफ्यूगल। m से m कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा v²/r, इधर बन गया Gm/4r², 2r का स्क्वायर हो गया 4r², एक r से एक r कैंसिल। अब इसका रूट ले लेंगे, तो 1/4 का रूट तो 1/2 बाहर आ गया, और इसका रूट बन गया, तो v बराबर बन गया 1/2 रूट में Gm/r। तो आप अगर देखें तो इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, थर्ड जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर 90 क्वेश्चन है, समान पदार्थ के बने हुए r त्रिज्या के दो समान गोलों को एक दूसरे से d दूरी पर रखा जाता है, तब इनके गुरुत्वीय आकर्षण बल समानुपाती होंगे। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, जब दोनों के बीच की दूरी दे दी d, तो अपने को पता है गुरुत्वीय बल जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन के नियमानुसार जो बीच की दूरी होती है पिंडों के उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/d² क्या होगा, तो 1/d² का जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा d⁻², तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड कि d⁻² के बराबर, ठीक है स्टूडेंट। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।